का हाल थोड़ा सा नरम दिख रहा है। 1:2 का रेशियो है इन फेवर ऑफ लूजिंग काउंटर्स। मेरी नज़र 2 मिनट पहले गई अमेरिकी फ्यूचर्स पर और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है। इनफैक्ट 43 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है। नैस्डैक और S&P तो हल्की सी बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पर सितंबर की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो भारतीय बाजारों में अकेले दम पर इतनी गिरावट क्यों आई? क्योंकि एशिया में भी वैसे एक बुरा सेशन नहीं था। हांगकांग और निकेई के मार्केट्स तेजी में थे। इनफैक्ट आज तो यूरोप भी तेजी दिखा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश दीवान। प्रकाश, ये अकेले अकेले इतनी धुलाई क्यों हो रही है हमारी? देखिए, FI से जब पैसा आया था अर्चिता, तब हम लोग बिना कोई फंडामेंटल्स के सपोर्ट के भी ऊपर जा रहे थे। लिक्विडिटी का भाव था। अब FI का पैसा जा रहा है तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। और होता ये कि जब जब FI का पैसा जा रहा है और मार्केट में कुछ चीजें हल्की हो रही है, तो वो हेवी वेट्स में फोकस ज्यादा था उनका। तो रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इस टाइप की कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन होने की वजह से इनमें मार्क ज्यादा पड़ रहा है और ये इंडेक्स के बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो आपको उस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो कोई इतना खराब है नहीं। मतलब कहीं 800-900 शेयर आपके ऊपर है और 1600-1700 नीचे है, तो ये तो अक्सर होते रहता है। तो हमने ऐसा ये 8:16 वाला जो फॉर्मूला है, ये तो बहुत बार हुआ है मार्केट में, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। लेकिन एफआई के पैसे बहुत जल्दी निकलने की जिस रफ्तार से निकल रहे हैं, और सामने DI इसको पता है कि ये निकलने ही वाले हैं, तो आज निकल ले लेंगे। बाइंग की जल्दबाजी ना करके इन्वेस्टर भी स्मार्ट हो गए और होने भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास घबराहट वाला माहौल है। अच्छा, थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने की जरूरत थी, जगह थी, मौका मिल गया, बहाना मिल गया। बहाना जरूर मिल गया है, लेकिन कहां पर आपको लग रहा है थोड़ी सी करेक्शन डीप हो सकती है? मैं इंडेक्स के लिहाज से नहीं पूछ रही हूँ प्रकाश, मैं स्टॉक स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ। कहां पर आपको लग रहा था कि लोगों को या फिर इवन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को बस बहाना चाहिए प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि जब तक ये पुश नहीं आता वो नहीं करते हैं? नहीं नहीं, वो तो रहता ही ऐसा। देखिए, एज लॉन्ग एज मनी फ्लो इंटैक्ट रहता है और अर्निंग्स ठीक आते हैं, तो एक्चुअली हम एक चीज को याद रखें कि हफ्ते बाद हम लोग, आठ कुछ दिनों बाद हम लोग एक्चुअली अर्निंग्स पे फोकस शुरू कर देंगे करना। और जैसे ही अर्निंग्स का खुलासा होने लगेगा तो आपको ख्याल आने लगेगा कि FI, सॉरी, BFSI में इम्प्रूवमेंट है कि कैप गुड्स में है कि केमिकल्स में है। तो जो जिस भी सेक्टर में आपको अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट दिखता है और डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता, मुझे लगता है वहां पे आपको बाइंग आएगी। लेकिन माहौल इस टाइम का ऐसे था कि क्वार्टरली अर्निंग्स जो सितंबर की आनी है उसमें डिसअपॉइंटमेंट शायद ज्यादा हो और एनकरेजमेंट कम हो। सो उस लिहाज से मार्केट में करेक्शन की फंडामेंटल कारण की वजह से थोड़ी सी जगह हो जाएगी। एंड हो सकता है यहाँ से कुछ और भी हम लोग गिरावट देख सके, और दैट कैन बी ब्रॉड बेस्ड। मतलब वो सिर्फ सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स की गिरावट ना हो, वो हो सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में और गहरा, थोड़ी सी गहरी हो जाए। ऑलरेडी 25-30% तो गिर चुके हैं, लेकिन और भी 15-20% की गुंजाइश बन जाएगी। जी हाँ, इस बीच आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे 51,384। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और मैं निफ्टी बैंक से ये डिस्कशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज से 3 रोज़ पहले HDFC बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास था और इस 4 रोज़ की सेलिंग ने HDFC बैंक को फिर धरातल पे ला के रख दिया है। अच्छा, ये जो FIs की सेलिंग है, नो डाउट अबाउट दैट कि ये बैंकिंग को टारगेट कर रही है सबसे पहले, और बैंक निफ्टी ने पूरी सितंबर में डोमिनेट किया था, स्ट्रॉन्ग स्विंग दिए थे वर्सेस निफ्टी। अगर ये स्पेस थोड़ा सा और खाली होता है, आपकी शॉपिंग लिस्ट में, आपकी बाइंग लिस्ट में सबसे पहले प्रेफर्ड बैंक्स कौन से होंगे? और एक और चीज़, HDFC बैंक का क्वार्टरली अपडेट आपको लगा कैसा? तो मेरे जवाब में आपके दोनों सवाल कवर हो जाएंगे। HDFC बैंक का जो अपडेट है वीरू, बहुत ही इंकरेजिंग है। मतलब काफी क्वार्टर्स के बाद हमने इस टाइप का एक डिपॉजिट ग्रोथ आते हुए वापस देखा है। तो जो बैंक ने कशमकश की, जो मेहनत की पिछले 6-8 महीने में, उसका असर अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज FIs की एग्जिट होने की वजह से बाइंग नहीं आ रही है, इसलिए अदरवाइज HDFC बैंक इज वेरी गुड टू बाय एट दीज लेवल्स। यहाँ से आपको, आप सोचिए, अगर 1800-1900 के लक्ष्य जल्दी हासिल होने की भी उम्मीद जो सही है, जो रियलिस्टिक है, करेंगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 15%। तो यहाँ से 15-20% की तो गुंजाइश ये है। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी एक फ्लोर सेट हो गया है। यहाँ से नीचे अगर आप बोले फंडामेंटल्स की वजह से
HDFC बैंक गिर सकता है, हाँ तो जो 2-4-5% गिर सकता है, लेकिन अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू बाय। और बहुत लोगों के पास HDFC बैंक अभी भी नहीं है, वो टाइम करेक्शन के दौर में काफी लोग निकल चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर जिनको वापस अपने पोर्टफोलियो में इसका समावेश करना है तो ये बहुत बढ़िया लेवल्स आपको मिल रहे हैं, माहौल अच्छा मिल रहा है। ऑन द अदर पेकिंग ऑर्डर, अगर बैंक्स में आप बात करें, गिरावट सब में आनी है। एनबीएफसीज में अगर आपका एक्सपोजर नहीं है तो आप डेफिनेटली ये लेवल पे बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर सकता है। नो, मैं बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, मतलब एडवोकेट नहीं करता कि बजाज फाइनेंस ले, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत मेरे को बहुत हाई लगते थे हमेशा, लेकिन अभी वैल्यूएशन में टाइम करेक्शन की वजह से एक ये गिरावट में जो जो हाल हुआ है, अर्निंग्स कैचअप है, ठीक है, AUM ग्रोथ थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अर्निंग्स कैचअप आएगा और वैल्यूएशन आपके स्ट्रेच नहीं होंगे, तो एक बहुत बढ़िया एक वो भी आप नहीं होता। बट HDFC बैंक विद दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, जो आप कब से मांग रहे थे कि भाई मिल नहीं रही, डिपॉजिट लोन बुक नहीं बढ़ रही और सब कुछ बढ़ने लगा, सो आई थिंक फेवरेबल है मार्केट, बट वो हिम्मत चाहिए होती है। ऐसे दिनों में शॉपिंग करना, बाइंग करना थोड़ा सा लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किल साबित होता है, बट जैसे जैसे आप सीजन होते जाएंगे ये कॉन्फिडेंस भी आपको आते जाएगा। मैं, क्योंकि आप बजाज फाइनेंस मेंशन कर रहे थे, मैं बजाज हाउसिंग पर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है एक तो IPO में बहुत कम लोगों के हाथ लगा, फिर एक्साइटमेंट था, 150 पर लिस्ट हुआ तो अच्छा खासा पैसा बना, 180 पर सबने कहा अब नहीं लेंगे, आज फिर से 150 पर है, तो अपनी लिस्टिंग प्राइस पर आ चुका है। क्या इन लेवल्स पर लेंगे या फिर आगे कुछ और नीचे मिलेगा? HSBC ने कुछ ही देर पहले अपनी रिपोर्ट प्रिंट की है जो 110 का टारगेट दे रही है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए मौका है या नहीं इस तरह की गिरावट में स्टॉक को कुछ खरीदना शुरू करें? एब्सोल्युटली है। देखिए, अगर आपको IPO के टाइम इतना पसंद था कि आपने इतनी बड़ी तादाद में इसको अप्लाई किया, आपने ऐसे सारे कलेक्टिवली रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो किया, तो एज ए कम्युनिटी अगर हमको अच्छा लग रहा है तो आज ये भाव जब मिल रहा है तो क्यों नहीं। अब होता ये है कि हम लोग हमेशा उम्मीद करते हैं कि अगर हमने आज लिया है तो ये हर दूसरे दिन ये भाव थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए और ये सालों तक प्रक्रिया चलती रहे, ऐसा होता नहीं है। मार्केट में दौर आते हैं, अर्षदा आप जानती हैं, इतने सालों से आप मार्केट समझ के वो कर रहे हैं काम इसमें कि कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन आएंगे, फिर अप्रिसिएशन होगा, तो ये फेजेस सिक्लिकली आते रहेंगे, एक के बाद एक आते रहेंगे, और जो हम चाहे वैसी सीक्वेंस में नहीं आता ये सब चीजें। लेकिन आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक रिप्रेजेंटेशन है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस का हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में। वैल्यूएशन के तौर पे बाकी से एक्सपेंसिव है क्योंकि क्वालिटी ऑफ नंबर्स अच्छे हैं। आप ये देखिए, जो बाकी के हाउसिंग फाइनेंस के जो बिजनेसेस भी बड़े थे, जो बजाज का IPO आया, जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस लीजिए, सबसे ज्यादा वहां पे एक आपको चाल अच्छी दिखी थी, वो आज भी 1000 रुपए के आसपास है। तो ये नहीं है कि गिरावट हर एक चीज में आ गई, अच्छी चीजों में गिरावट नहीं है और नहीं आएगी। द पॉइंट इज कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप 5 साल 7 साल की व्यू से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये फट से वापस मेरे को हफ्ते 10 दिन में पैसा बना के देके जाएगा, वो मेरे मतलब मैं नहीं वो उस टाइप के फ्यूचर में झांक पाता। लेकिन फंडामेंटली अच्छी चीज है, इसलिए पोर्टफोलियो में होनी चाहिए एलोकेशन वाइज। वो मैं जरूर सहमत हूँ इस बात से कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज डेफिनेटली समथिंग यू कैन बाय एट लोअर लेवल्स।